नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि थंबनेल में आप लोगों को दिख रहा है, RAS प्री का जो पेपर है, विशेष रूप से हमारे राजस्थान का प्रतिष्ठित जो एग्जाम है, आज 1 अक्टूबर वर्ष 2023 को जो एग्जाम हुआ है, पहली बार पिछले 5 वर्षों में हम जैसे कि इस कक्षा में भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहली बार पिछले 5 वर्षों में भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के प्रश्न ऐसे आए हैं कि अभ्यर्थी ने उन प्रश्नों को देखकर राहत की सांस ली होगी। लेकिन प्रश्न बहुत अच्छे थे। जिन्होंने अध्ययन किया, बेहतर तरीके से अध्ययन किया, वो इन प्रश्नों को बेहतर तरीके से हल कर पाया। ये एक ऐसा भाग था भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का जहां अधिकतम प्रश्न सही करके कोई भी अभ्यर्थी अच्छे अंक प्राप्त कर सकता था। आइए हम एक एक प्रश्न की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पहला प्रश्न, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे। आप लोग जानते हैं कि वर्ष देश की आजादी के बाद में नए राज्यों के गठन को लेकर आंदोलन चले और उसमें से सबसे जबरदस्त जो आंदोलन चला था वो चला था मद्रास जो प्रांत है। मद्रास जो प्रांत था हमारा पुराना, इस मद्रास प्रांत में तेलुगु भाषी लोगों ने एक आंदोलन चलाया कि हम तेलुगु भाषी लोगों का एक अलग से राज्य होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए आंध्र प्रदेश। लेकिन आप लोग जानते हैं कि देश को आजादी किन परिस्थितियों में मिली थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने 1920 के अपने अधिवेशन में इस बात का वादा किया था कि आजादी के बाद में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर भी किया जाएगा। लेकिन देश को आजादी विभाजन के साथ मिली। आप सब लोग जानते हैं भारत पाकिस्तान के बीच में विभाजन हो गया था और उस विभाजन के कारण सांप्रदायिक दंगे भी हुए थे। उस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज थी देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखना। देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से पोट्टी श्री रामलू जो कि नेता थे, तेलुगु भाषी लोगों का जो आंध्र प्रदेश अलग से राज्य बनाने की जो मांग की जा रही थी, उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे पोट्टी श्री रामलू। इनके नेतृत्व में आंदोलन चला तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय देश के प्रधानमंत्री थे और भारत सरकार ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उस समय की हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता थी देश की एकता और अखंडता सुरक्षित रहनी चाहिए और इसी बात को ध्यान में रखते हुए नए राज्यों का गठन नहीं किया गया। आप लोग ये भी जानते हैं कि हमारे मूल संविधान के तहत A, B, C और D का प्रावधान किया गया। 4 श्रेणी के राज्य थे। भारतीय संविधान के भाग 6, 7, 8 और 9 इस प्रकार से इनको बांटा गया था। आपको इस बात की जानकारी है कि इसमें ब्रिटिश प्रांत थे, B श्रेणी में देशी रियासतें, C श्रेणी में चीफ कमिश्नर प्रांत जो ब्रिटिश काल में थे जिनको हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, और D में अंडमान निकोबार जो हमने बाहरी अर्जित प्रदेश थे वो D में थे। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर नए राज्य की जब मांग हुई, उस मांग को अस्वीकार कर दिया गया। तब 56 दिन तक पोट्टी श्री रामलू ने आमरण अनशन किया और 56 दिन के बाद इनका निधन हो जाता है। आंदोलन बहुत अधिक उग्र हो जाता है। ऐसी स्थिति में मजबूरन दिसंबर 1952 में भारत में भाषा के आधार पर पहले राज्य की जो घोषणा की गई थी वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य की जैसे ही घोषणा होती है, नए राज्य के निर्माण की घोषणा होती है, भारत के विभिन्न हिस्सों में नए नए राज्यों के निर्माण की मांगे उठने लगी। इस समस्या का समाधान करने के लिए 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और इसके 2 सदस्य थे, जिनमें एक पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू, ये 2 सदस्य थे। तो इस प्रकार से राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसका गठन 1953 में और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1955 में, और इसी रिपोर्ट को लागू करने के लिए 1 नवंबर 1956 को 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 किया गया और 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 1 नवंबर 1956 को लागू होता है। और इसी राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर ये जो ABCD की जो श्रेणियां थी इनको समाप्त कर दिया गया और A और B को 1 कर दिया गया, C और D को 1 कर दिया गया। और आप लोग जानते हैं कि
आज की तारीख में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, और हमारे देश में 28 आज की तारीख में राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस प्रकार से संघ की 36 जो है क्या है, इकाइयां हैं। 2 प्रश्न यहां से आए थे, और हम जब एनसीईआरटी की बात हम करते हैं, पहला अध्याय जब पढ़ते हैं कक्षा 12 में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, तब इन सारे मुद्दों की हमने चर्चा की थी। तो इसका उत्तर आप लोगों की हो जाएगा, फजल अली इसके अध्यक्ष थे, के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू इसके क्या थे, सदस्य थे। तो 2, 3 और 4 इसका हो गया आप लोगों के उत्तर। कक्षा 12 की एनसीईआरटी आपने ठीक से देखे हमारे यूट्यूब के वीडियो, तो आप इस प्रश्न को चुटकियों में हल कर सकते थे। अगला प्रश्न नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन था कि संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन, आप लोग जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 से लगाकर 23 दिसंबर 1946 के बीच में भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन होता है, जबकि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन होता है, और यह 12वां अधिवेशन था। एक ही दिन की बैठक थी ये, और इस दिन 2 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। पहला कार्य होता है कि इस दिन 284 संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान की 3 प्रतियों पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। संविधान की 3 प्रतियों पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। दूसरा काम यह हुआ था कि संविधान सभा नहीं, चूंकि हमारी संविधान सभा इस संसद के रूप में कार्य कर रही थी, अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी, तो हमारी संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, इनका निर्वाचन किया जाता है राष्ट्रपति के पद के लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नामांकन हेतु पंडित नेहरू ने प्रस्ताव रखा था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस प्रस्ताव का क्या किया था, समर्थन किया था। पटेल ने इसका समर्थन किया था। एक ही आवेदन पत्र था। इस प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं, या निर्विरोध राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक केवल एक दिन की थी, 24 जनवरी 1950, और इस दिन हमारी संविधान सभा ने ये 2 महत्वपूर्ण कार्य किए थे, और इसी आधार पर यह प्रश्न आप लोगों का आराम से हल हो जाएगा। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ, बिल्कुल बात सही है। इसी अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए जाते हैं, लेकिन इन्होंने पद ग्रहण कब किया था, शपथ कब ली थी, 26 जनवरी 1950। इसलिए इसी दिन भारत गणतंत्र बना था। यही कारण है कि हम 26 जनवरी को प्रतिदिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और 2 दोनों आपके क्या थे, सही थे। नेक्स्ट, भारत के संविधान की निम्नांकित में से कौन सी अनुसूची पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। आप लोग इस बात को जानते हैं कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 आर्टिकल थे। आज की तारीख में यदि हम बात करें तो अनुसूचियां बढ़कर कितनी हो गई है, 12। लेकिन ध्यान रखना, संविधान के भाग 22 थे, 22 है और 22 रहेंगे। अनुच्छेद 395 थे, है और हमेशा ही रहेंगे। लेकिन अनुसूचियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 12 हो गई है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। ध्यान रखना, हमारी संविधान सभा जो अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी, उसी के द्वारा यह प्रथम संविधान संशोधन किया गया, और इसी प्रथम संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो भूमि सुधार के संदर्भ में है, भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। 52वां 52 अमेंडमेंट 1985 के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि दल बदल से संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। जबकि 73 और 74 अमेंडमेंट 1992 के तहत 11वीं और क्रमश 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित है, और इसमें 29 विषयों का उल्लेख है, जबकि 12वीं अनुसूची के अंदर 18 विषयों का उल्लेख है, जो कि नगरीय स्वशासन से संबंधित है। तो इस प्रकार से वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। आइए इस प्रश्न को अब हल करते हैं हम लोग। भारत के संविधान की निम्नांकित में से कौन सी अनुसूची पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, तो इसका उत्तर रहेगा आप लोगों के 9वीं अनुसूची। यह प्रश्न किसी के गलत होने नहीं चाहिए, और इस प्रकार के प्रश्न गलत होने के बाद आप आशा नहीं रख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। यह नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में प्रश्न था, मिलान करने का बड़ा अच्छा प्रश्न था। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, इंदिरा गांधी की सरकार के समय 42वां संविधान संशोधन
1976 हुआ था। इस 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, इंदिरा संविधान भी कहा जाता है, सबसे विवादित संविधान संशोधन भी इसको कहा जाता है। आपातकाल की पृष्ठभूमि में यह संविधान संशोधन हुआ था। तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो देवदत्त बरुआ थे, उन्होंने 26 फरवरी 1976 को सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया था। 12 सदस्यीय समिति थी जिसके अध्यक्ष थे सरदार स्वर्ण सिंह। इसी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42 अमेंडमेंट 1976 किया गया और इसी संविधान संशोधन के तहत हमारी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। हमारे मौलिक अधिकार में भी अनुच्छेद उसके अंतर्गत जोड़े गए थे, कुछ प्रावधान परिवर्तित किए गए थे। इसके अलावा इसी 42वें संविधान संशोधन के तहत हमारे 3 नीति निर्देशक तत्व नए जोड़े गए थे, 39A, 43A और 48A। ये 3 तो नए अनुच्छेद जोड़े गए नीति निर्देशक तत्वों में, 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए, जबकि अनुच्छेद 39 में F नामक धारा या हम कह सकते हैं एक प्रावधान और जोड़ा गया था। अनुच्छेद 39A में यह प्रावधान किया गया था कि सभी लोगों को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त होनी चाहिए। तो इसके संदर्भ में तो प्रावधान हो गया आप लोगों के 39A। दूसरा, पर्यावरण की सुरक्षा। इसी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत अनुच्छेद 48A में इस बात का प्रावधान किया गया कि राज्य का यह दायित्व रहेगा कि वो पर्यावरण का संरक्षण करे और इस पर्यावरण का संरक्षण करे जिसमें विशेष रूप से वन और वन्य जीव का प्रावधान है। वन व वन्य जीव। ध्यान रखना, इसी 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। उन मूल कर्तव्य में जो 7 नंबर का जो मूल कर्तव्य है उसमें ऐसा का ऐसा कर्तव्य है, लेकिन केवल एक फर्क है कि उसमें झील और नदी शब्द का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? झील और नदी, यानी कि वहां वन, झील, नदी और वन्य जीव, इन चारों शब्दों का उल्लेख है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों में केवल वन और वन्य जीवों का उल्लेख है। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत ही पर्यावरण की सुरक्षा के संदर्भ में 48A, चूंकि कैपिटल ए है इसका मतलब नया आर्टिकल है, जबकि काम करने के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में जो नीति निर्देशक तत्वों में है। अनुच्छेद 41 से बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर रहते हुए लोगों को काम, शिक्षा और लोक सहायता प्रदान करेगा। काम, शिक्षा और लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा। इसी अनुच्छेद 41 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य बेकारी जो यानी कि बेरोजगार जो लोग हैं, बीमार यानी कि बुढ़ापा और बीमारी और निःशक्तता लोगों को भी सहायता प्रदान करेगा। ये 4 शब्द दे रखे और ये प्रश्न पूछा गया। राज्य बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी व निःशक्तता को सहायता प्रदान करेगा या लोक सहायता प्रदान करेगा। ये 4 शब्दों का उल्लेख भी अनुच्छेद 41 में है। तो ये मूल संविधान का ही प्रावधान है। और अंत में स्मारकों के संरक्षण का उल्लेख आर्टिकल 49 में है कि जो हमारे जो राष्ट्रीय स्मारक है उन स्मारकों की सुरक्षा करना ये राज्य की बाध्यता है। ध्यान रखना, इस बात का स्पष्ट अनुच्छेद 49 में उल्लेख है। तो बड़ा इजी प्रश्न था, एक आधा आपको ठीक से याद था तो आराम से हो जाता था। तो इसमें देखो 2 है, इसमें भी 2 है, तो थोड़ा और नीचे आना पड़ेगा। दूसरे में 1, तो दूसरे में 1 ए ऑप्शन में है, तो ये आप लोगों का उत्तर बिल्कुल क्या हो गया? सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन आप लोगों को छांटना है, यानी कि 4 कथन है। ये तो तब विकल्प भरना होता जब आपको प्रश्न अटेंड ही नहीं करना। 4 में से 1 कथन गलत है, बाकी सब सही है। प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया। आप लोग जानते हैं कि प्रथम संविधान संशोधन हमारी जो संविधान सभा थी, जो कि अंतरिम संसद के रूप में काम कर रही थी, 1951 में ही कर दिया गया था। तो उस समय राज्यसभा अस्तित्व में ही नहीं थी, एक सदनीय संसद ही थी। तो राज्यसभा अस्तित्व में तो 1952 में आती, जब चुनाव होते हैं प्रथम आम चुनाव के बाद में, तो राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। बिल्कुल ये कथन आपका क्या है? सही है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति है जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए इस पद पर रहे। आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि 1952 से लगाकर 1962 तक, यानी कि 2 कार्यकाल पूरे किए थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने।
उपराष्ट्रपति के रूप में। लेकिन आप यह भी जानते हैं कि वर्ष 2007 से वर्ष 2017 तक हामिद अंसारी ने भी उपराष्ट्रपति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में 2 कार्यकाल पूरे किए। तो इस आधार पर यह प्रश्न आपके क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका उत्तर भी यही रहेगा, क्योंकि डॉक्टर राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति या भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति नहीं हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर पूरे किए। ऐसे 2 उपराष्ट्रपति हो गए, राधाकृष्णन और हामिद अंसारी। अगला, 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित हुई है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक का आह्वान करते हैं, संयुक्त बैठक को आहूत करते हैं। और राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को आहूत कब करते हैं? जब साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के संदर्भ में लोकसभा और राज्यसभा के बीच में विवाद हो जाए। विवाद का मतलब है कि लोकसभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया लेकिन राज्यसभा पारित नहीं करती है, या राज्यसभा ने पारित कर दिया और लोकसभा पारित नहीं करती है। लोकसभा ने पारित किया लेकिन राज्यसभा को संशोधन करके पुनः लोकसभा में भेज देती है, और लोकसभा यदि उस संशोधन को स्वीकार नहीं करती है या लोकसभा उसको पारित कर देती है और 6 माह तक राज्यसभा उसे पारित नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में भारत के जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाते हैं। और आप लोग इस बात को जानते हैं कि अनुच्छेद 118 के तहत लोकसभा के अध्यक्ष संयुक्त बैठक की क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में। ऐसा नियमों में लिखा हुआ, आर्टिकल 118 में इस बात का उल्लेख नहीं है कि लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति इन बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। आज तक हमारे देश में 3 संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। कब कब? 19 सबसे पहले जो संयुक्त बैठक बुलाई गई थी 1977, और एक आपकी संयुक्त बैठक हुई है वर्ष 2002 में, और पहली जो संयुक्त बैठक हुई थी 161 में, ये 1978 है। तो 1961, 1978 और वर्ष 2002 में 3 संयुक्त बैठक हुई थी, और तीनों में अटल बिहारी वाजपेयी ने भाग लिया था, क्योंकि 1961 में वो भारतीय जनसंघ के जो है सदस्य थे, और 1978 में वो जनता पार्टी में विदेश मंत्री थे, और वर्ष 2002 में वो प्रधानमंत्री थे। तो ये कथन बिल्कुल सही है। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों से 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा हम यदि बात करें तो दिल्ली से राज्यसभा में 3 सदस्य, यानी कि भारतीय संविधान की जो अनुसूची जो 4 है, अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन कर रखा है। तो वहां यदि हम बात करें तो दिल्ली से 3 है, पुडुचेरी से 1 है। तो इस प्रकार से हम यदि बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश से जो है 4 सदस्य हमारे राज्यसभा में है, लेकिन जम्मू कश्मीर वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। आप लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 2019 के तहत राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो आज की तारीख में यदि बात करें तो जम्मू कश्मीर से राज्यसभा में जो 4 सदस्य हैं, वो हालांकि पिछले चुनाव में जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में निर्वाचित होकर राज्यसभा के सदस्य बने, लेकिन आज की तारीख में यदि बात करें तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और वहां से राज्यसभा में 4 सदस्य। तो इस आधार पर यदि हम इस प्रश्न को हल करें तो 4 + 4 बराबर कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। यानी कि अनुसूची जो हमारी चौथी है उसमें दिल्ली से 3 सदस्य, पुडुचेरी से 1 सदस्य और जम्मू कश्मीर से 4 सदस्यों का प्रावधान है। हालांकि एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर से 4 सदस्य आज की तारीख में जो है हमारी राज्यसभा में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है यह विकल्प बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में यदि बात करें तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। बाकी इस प्रश्न को चुनौती हालांकि दी जाएगी। अब देखते हैं कि आयोग इस संदर्भ में क्या निर्णय लेता है। अगला प्रश्न, अविश्वास प्रस्ताव। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा गया। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पहले 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद में 1963 में जेबी कृपलानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं। पंडित नेहरू लगभग 17 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री रहे। एकमात्र अवसर था, पहली बार और एकमात्र बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 1963 में।
उसके बाद आप लोग जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद में 1964 से 1966 के बीच में लाल बहादुर शास्त्री एक छोटे से कार्यकाल के लिए देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। आप ये भी जानते हैं कि नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी तीन ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश के जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। लाल बहादुर शास्त्री का तो ताशकंद समझौते के दौरान उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में ही निधन हो गया था। विदेश में निधन होने वाले देश के एकमात्र प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री है। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री का 2 वर्ष का कार्यकाल रहा था 1964 से 1966 के बीच में। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया। 1965 और 66 के बीच में देश में अकाल पड़ा। इन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था और 10 जनवरी 1966 को ही ताशकंद में जो है सोवियत संघ के जो प्रधानमंत्री थे कोशिगन, उनकी मध्यस्थता में जो ताशकंद समझौता हुआ था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के बीच में, उस समझौते के दौरान ही उसके बाद ही रहस्यात्मक तरीके से उनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। इस छोटे से कार्यकाल में भी लाल बहादुर शास्त्री के विरुद्ध 3 अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे। कितने? 3। एक लाया गया था 1964 में, जबकि 2 लाए गए थे 1965 में। तो इस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री के विरुद्ध में कितने अविश्वास प्रस्ताव लाए गए? 3 लाए गए। तो ये हो गए नंबर 2 हमारे लाल बहादुर शास्त्री। नंबर 3 यदि हम लोग बात करें इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद 1966 में देश की प्रधानमंत्री बनती है, 1977 तक रहती है। उसके बाद 1980 से लगाकर 1984 तक देश की प्रधानमंत्री रहती है। इस कार्यकाल के दौरान इंदिरा गांधी के विरुद्ध में 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। आप लोग जानते हैं कि 1977 से 1980 के बीच में छोटे से कार्यकाल के लिए 2 प्रधानमंत्री आए थे, जिसमें से एक मोरारजी देसाई, जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार बनी थी पहली बार, मोरारजी देसाई के बाद हालांकि चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने थे, मोरारजी देसाई, और इनके कार्यकाल के दौरान भी 2 अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे। मोरारजी देसाई के बाद में इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी के बाद में राजीव गांधी के विरुद्ध भी एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। एक बार राजीव गांधी के विरुद्ध में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 1987 में, जबकि मोरारजी देसाई के विरुद्ध 1978 और 1979 2 आए थे दोनों वर्षों में। राजीव गांधी के बाद में देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, हालांकि राजीव गांधी के बाद में 1989 में वीपी सिंह और चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन उसके बाद में पीवी नरसिम्हा राव जब देश के प्रधानमंत्री बने, न तो लोकसभा के सदस्य थे न राज्यसभा के सदस्य थे, बाद में लोकसभा की सदस्यता ली थी। पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी 1984 से 1989 के बीच में, पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 के बीच में रहते। इनके विरुद्ध 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, पीवी नरसिम्हा राव के विरुद्ध भी। पीवी नरसिम्हा राव के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के विरुद्ध में 1 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वर्ष 2003 में। और उसके बाद यदि हम बात करें नरेंद्र मोदी, वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के विरुद्ध में 2 अविश्वास प्रस्ताव लाए गए वर्ष 2018 में, और अभी वाला जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो 10 अगस्त वर्ष 2023 में। तो कुल मिलाकर कितने अविश्वास प्रस्ताव हो गए? 2। अब आप लोग पहले इनको काउंट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध में 1 बार, लाल बहादुर शास्त्री के 2 साल के कार्यकाल में 3, यानी कि ये हो गए 4, और उसके बाद में मोरारजी देसाई के विरुद्ध हम 2, तो 5 तो हो गए ये, और 15 हो गए इंदिरा गांधी के विरुद्ध। कितने हो गए? 20 हो गए। 20 तो यहीं पर हो गए। 21वां ये हो गया, 22 और 23 यहां तक हो गए, 24 यहां तक हो गए, 25, 26। 1 मिनट, कहीं हमारी टोटलिंग में गलती हो रही है। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध में 1, और अच्छा वही हो गया ना गड़बड़, तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध 1, लाल बहादुर शास्त्री 3, और उसके बाद में मोरारजी देसाई के 2। तो 1, 4, 5, 6 तो यही हो गए। 6 और फिर
15 हो गए हमारे कितने, 6 और 15 हो गए 21। 21 के बाद में राजीव गांधी के विरुद्ध 1, 22, पीवी नरसिम्हा राव, अच्छा पीवी नरसिम्हा राव के विरुद्ध 3 बार आया था, सॉरी एक संशोधन है, पीवी नरसिम्हा राव के विरुद्ध 2 बार नहीं, कितनी बार लाया गया था, 3 बार लाया गया था। तो 21 और 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, इस प्रकार से अब तक 28 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। और आप लोग जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव भारत में संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही देश का प्रधानमंत्री बनता है और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। ऐसा संविधान में आर्टिकल 75 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है, लोकसभा शब्द का उल्लेख है। तो अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में ही लाए जाते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष से अनुमति के बाद ही इस प्रकार के प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। आइए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि 2 वर्ष के कार्यकाल में कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव आ गए, 3। जबकि आप देखिए नेहरू का इतना लंबा चौड़ा कार्यकाल था, केवल 1। इंदिरा गांधी का भी काफी लंबा चौड़ा कार्यकाल था, आप लोग देख लीजिए, लगभग 11 वर्ष का ये हो गया, लगभग 14 वर्ष के कार्यकाल में 15 आए थे। लाल बहादुर शास्त्री के 2 वर्ष के कार्यकाल में 3 आए, नेहरू के 17 वर्ष के कार्यकाल में केवल 1 आया और मोरारजी देसाई के 2 वर्ष के कार्यकाल में 2 बार आया। राजीव गांधी के 5 वर्ष के कार्यकाल में 1 बार, पीवी नरसिम्हा राव के 5 वर्ष के कार्यकाल में 3 बार, अटल बिहारी वाजपेयी के लगभग 5 वर्ष के कार्यकाल में 1 बार और नरेंद्र मोदी के आप लोग जानते हैं कि लगभग 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने वाला है और जो है 2 अविश्वास प्रस्ताव आए। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रति वर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया। बिल्कुल बात क्या है, सही है। दूसरा, 15 अगस्त 2023 तक 27 अविश्वास प्रस्ताव और 9 विश्वास प्रस्ताव रखे गए, जबकि 15 अगस्त 2023 तक कितने अविश्वास प्रस्ताव रखे जा चुके हैं, 28 अविश्वास प्रस्ताव रखे जा चुके हैं। इस प्रकार से यह कथन सही नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में रखा जाता है और जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है उसे उसकी सूचना लिखित में लोकसभा के स्पीकर को देनी होती है। यह बहुत सामान्य सी बात है। आइए, बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। राजनीति शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनाव के साथ अंत हो गया। ये एनसीईआरटी से प्रश्न आया है। मैं अक्सर कहता हूं कि एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस में से बहुत से प्रश्न आते हैं। स्वतंत्र भारत की राजनीति में 9वां अध्याय है, उसके 2 पेज पढ़ लेते तो यह प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं होता। नए बदलाव का है। पहला ही बदलाव यह हुआ कि कांग्रेस प्रणाली समाप्त हो जाती है। 1989 के चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है। 1989 के चुनाव के बाद में भारत में गठबंधन की राजनीति का दौर प्रारंभ हो जाता है और जो कांग्रेस प्रणाली भारत के प्रथम आम चुनाव से जिस कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता आ रहा था, जो कांग्रेस पार्टी विभिन्न दलों को साथ लेकर चलने वाली, विभिन्न गुटों को साथ लेकर चलने वाली थी, जिस कांग्रेस पार्टी में विभिन्न विचारधारा, विभिन्न सामाजिक समूहों के जो लोग थे, जिसको हम विचारधारात्मक गठबंधनात्मक पार्टी या विभिन्न जो है सामाजिक समूहों की गठबंधनात्मक पार्टी होने के कारण कांग्रेस की जो ये प्रणाली थी, ये प्रणाली लगभग एक दल का प्रभुत्व हम जिसको कह सकते हैं 1989 तक, बीच में 2 वर्ष का कार्यकाल यदि छोड़ दिया जाए 1977 से 1979 तक का, तो आप लोग जानते हैं कि 1952 से लगाकर या 1947 से लगाकर 1989 तक कांग्रेस पार्टी का भारत में शासन जो रहा था उसको हम कहते हैं कांग्रेस प्रणाली। 2014 तक किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं मिला। कांग्रेस हालांकि सबसे बड़े दल के रूप में रहा था, 1989 के चुनाव में भी सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में था, लेकिन बहुमत प्राप्त नहीं होने के कारण सरकार नहीं बना सका था। तो पहला कथन देखिए, राजनीति शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनाव के साथ अंत हो गया। यह बात बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी अध्याय 9 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है। 1989 के चुनाव के साथ ही कांग्रेस प्रणाली का अंत हो गया। कांग्रेस प्रणाली का अंत इसलिए हो गया क्योंकि 1989 के बाद कभी भी कांग्रेस पार्टी अकेले अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई या कांग्रेस को कभी भी स्पष्ट बहुमत प्राप्त
नहीं हुआ। हालांकि पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार थी वो भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन गठबंधन की सरकार थी। मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी वो भी, जिसमें कांग्रेस गठबंधन का नेतृत्व कर रही थी, लेकिन यूपीए जो सप्रंग संयुक्त प्रगतिशील जो गठबंधन था वो भी गठबंधनात्मक सरकारें थी। तो कुल मिलाकर स्पष्ट बहुमत कभी भी प्राप्त नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। 1989 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी। बिल्कुल बात सही है, सबसे अधिक सीटें कांग्रेस पार्टी के पास में थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हम कहेंगे कि अन्य जो राजनीतिक दल थे वो कांग्रेस को सत्ता से बाहर करना चाहते थे। इसलिए राष्ट्रीय मोर्चे की गठबंधन की सरकार बनी और वीपी सिंह देश के क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। इस प्रकार से कांग्रेस विपक्ष में रही थी। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि दोनों कथन इसमें सही है। चलिए अगला, निम्नांकित सूची में से कैग यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संदर्भ में आर्टिकल सुमेलित कीजिए। यदि इन आर्टिकल की आप हेडिंग भी पढ़ के गए हैं, हालांकि हम लोग यहां तक ध्यान देते नहीं हैं, लेकिन यदि हेडिंग भी पढ़ के गए तो प्रश्न आप लोगों का गलत नहीं होगा। कैग की नियुक्ति आर्टिकल 148 के तहत ही होती है। आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 52 से लगाकर 151 तक है। इसमें यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 52 से 78 तक कार्यपालिका है, 79 से 122 तक विधायी शक्तियां हैं, संसद के संदर्भ में प्रावधान है। 123 जिसमें राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, 124 से लगाकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट है और 148 से लगाकर 151 तक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संदर्भ में प्रावधान है। चारों आर्टिकल दे दिए गए। तो सबसे पहले नियुक्ति होगी राष्ट्रपति के द्वारा वारंट अधिपत्र जारी करके इनकी नियुक्ति की जाती है। और अनुच्छेद 148 में इस बात का भी उल्लेख है कि सीएजी को उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। सीएजी के कार्य और शक्तियों का उल्लेख अगले आर्टिकल में है 149 में। संघ के खातों के प्रपत्र के संदर्भ में प्रावधान 150 में है, जबकि रिपोर्ट सबसे अंत में आती है, इसके कारण 151 में रिपोर्ट का प्रावधान है। तो पहला इसमें एक पकड़ दिया आप लोगों ने तो गलत हो ही नहीं सकता है, तो 2 नंबर विकल्प आपका सही है। सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है? तो 18, 19 और 25 ये तीनों तो कार्य और शक्तियों से संबंधित ही है, लेकिन जो धारा 12 है उसमें इसके गठन का उल्लेख है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 12। सॉरी, धारा जो 12 है उसमें गठन का उल्लेख है। निम्नांकित में से किस आयोग ने अंतर राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? तो इसका सही उत्तर होगा सरकारिया आयोग, जो कि 1983 में गठित किया गया था। बहुत जबरदस्त प्रश्न बनते हैं सरकारी आयोग के हर बार, तो ये इसमें सरकारी आयोग रहेगा। संविधान के अनुच्छेद 217, देखिए हाईकोर्ट के जो प्रावधान हैं वो 214 से लगाकर 200, आज की बात करें तो 31, वैसे 32 तक है, लेकिन वो निरस्त है, यहां तक प्रावधान है। अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय या दो से अधिक राज्यों का भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है, लेकिन उच्च न्यायालयों के गठन के जो प्रावधान, उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में जो प्रावधान है वो 217 में है, और इनको शपथ के जो प्रावधान है वो 219 में है। तो अनुच्छेद 217(1) के तहत राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति किसके परामर्श के उपरांत नियुक्ति करेंगे? अनुच्छेद 217 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि किसी भी राज्य में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति, संबंधित राज्य के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनकी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करेंगे। तो इसका विकल्प यह सही है, यानी कि राजस्थान के संदर्भ में तो राजस्थान के राज्यपाल से भी परामर्श करेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश से भी प्रारंभ करेंगे, और राजस्थान राज्य के उच्च न्यायालय के राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करेंगे। तो बड़ा अच्छा प्रश्न था, यदि इतना सा आप लोग पढ़ के गए हैं तो। वर्ष 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य क्या है? 129 है। 1971 की जनगणना के आधार पर मत मूल्य निकाला जाता है। इसका एक सूत्र है राज्य की कुल जनसंख्या 1971 की, और उसके नीचे विधानसभा की सदस्य संख्या जो कि हमारी कितनी है? 200 है, और इस आधार पर जो ये सदस्य संख्या इसके अंतर्गत निकाल दी जाती है, इंटू जो है 1000 करके। तो
जो भाग में तब्दील हो जाती है तो इसमें जो संख्या आती है वो 129 आती है। जिसकी जनसंख्या ज्यादा रहेगी उनका मत मूल्य ज्यादा रहेगा। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश के एक एमएलए का मत मूल्य राष्ट्रपति के चुनाव में 208 है। जबकि सबसे कम यदि राज्य की बात करें तो सिक्किम की 7 सदस्य और राजस्थान के 129। तो बड़ा अच्छा प्रश्न था। निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल की व्यवस्था की गई? पहले ही प्रश्न में हमने राज्य पुनर्गठन आयोग की बात की। राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा ABCD की श्रेणियां समाप्त कर दी जाए, केवल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। और इस आधार पर B श्रेणी के जो राज्य थे जहां पर राज प्रमुख का पद था, क्योंकि वो देशी रियासतें B श्रेणी में थी, राजस्थान भी B श्रेणी का एक राज्य था, तो राज प्रमुख का पद समाप्त करके उसके स्थान पर राज्यपाल के पद का प्रावधान करने की सिफारिश की थी राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा। 1 नवंबर 1956 को 7वें संविधान संशोधन के तहत राज प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल का प्रावधान किया जाता है। और उसमें यह भी प्रावधान किया जाता है कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में पूरी हम चर्चा कर चुके हैं। इसका उत्तर रहेगा ये। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संदर्भ में सही नहीं है? 1975 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे, यह बात बिल्कुल सही है। मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 1954 से लगाकर 1971 तक ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे, सबसे लंबी अवधि तक यदि हम बात करें तो। 1954 में इन्होंने शपथ ली, 1957 में जब दूसरे चुनाव हुए तब शपथ ली, 1962 में ये शपथ लेते हैं, 1967 में। तो कुल मिलाकर ये दूसरे विधानसभा चुनाव, तीसरे विधानसभा चुनाव, चौथे विधानसभा चुनाव और 1954 में जब बने थे पहली बार तब भी इन्होंने शपथ ली थी। CS वेंकटाचारी निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे। देखिए CS वेंकटाचारी निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे, बात बिल्कुल सही है। सबसे पहले हीरालाल शास्त्री मनोनीत मुख्यमंत्री, CS वेंकटाचारी और जयनारायण व्यास, ये 3 ऐसे राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं जो मनोनीत थे। उसके बाद में टीकाराम पालीवाल पहले जो है हमारे निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं राजस्थान के, और उसके बाद में जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो जयनारायण व्यास एक ऐसे मुख्यमंत्री जो निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे, तो ये बात बिल्कुल सही है। बरकतुल्ला खां सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे। बरकतुल्ला खां का पद पर रहते हुए निधन जरूर हुआ था, लेकिन सबसे कम अवधि तक के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा। और हम इसको याद भी ऐसे रखते हैं कि बहुत कम अवधि में देव यानी कि भगवान के पास चले गए थे, तो कम अवधि तक ये रहे थे। इससे हम इस प्रकार से अर्थ निकालते हैं, याद करने के तरीके हैं। तो ये सबसे कम अवधि तक जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे, तो ये इसका विकल्प हो जाएगा, क्योंकि यही कथन सही नहीं है, बाकी सारे कथन इसमें क्या है, सही है। राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? सबसे अधिक बार प्रश्न यदि पूछा गया है पिछले 20 वर्षों में तो 91 अमेंडमेंट वर्ष 2003 में जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय हुआ था, इसके तहत पूछा गया। क्या प्रावधान किया गया? 10वीं जो अनुसूची है जो दल बदल के संदर्भ में है, जो 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई थी, दल बदल के प्रावधानों को और कठोर करने के लिए प्रावधान किए गए थे। एक तो जो यहां पर 1/3 का उल्लेख था उसकी जगह कर दिया गया 2/3, यानी कि 2/3 से कम सदस्य किसी भी राजनीतिक दल में यदि शामिल हो जाते हैं तब तो उनके ऊपर दल बदल कानून लागू होगा, लेकिन 2/3 या 2/3 से अधिक सदस्य किसी राजनीतिक दल के किसी दूसरे राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं तो उनके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। इतनी संख्या तो आराम से कुछ लोग एकत्रित होकर किसी अन्य राजनीतिक दल में चले जाते थे, दल बदल कानून उनके ऊपर लागू होता ही नहीं। तो एक तो यह प्रावधान किया गया। दूसरा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। कोई भी MLA MP दल बदल क्यों करता है? मंत्री बनने के लिए। तो फिर मंत्री परिषद की सदस्य संख्या इसके तहत निश्चित की गई। केंद्र में क्या प्रावधान किए गए और राज्य में क्या प्रावधान किए गए, दोनों की बात कर लेते हैं। केंद्र में यह प्रावधान किया गया था कि लोकसभा जो कि प्रथम सदन है, इस लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक केंद्र में मंत्री परिषद की, मंत्रिमंडल नहीं, मंत्री परिषद की सदस्य संख्या नहीं हो सकती है, प्रधानमंत्री सहित, क्योंकि प्रधानमंत्री भी क्या होता है, मंत्री होता है। जबकि राज्यों में क्या प्रावधान किए गए? राज्यों में जो विधानसभा है उस विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की सदस्य संख्या नहीं हो सकती है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि कुछ राज्य हैं जहां पर 60 है विधानसभा की सदस्य संख्या,
कहीं पर केवल 38 ही है, कहीं पर 40 ही है। तो ऐसी स्थिति में 2-3 लोग तो सरकार चला नहीं सकते हैं। इसलिए प्रावधान किया गया कि किसी भी राज्य में न्यूनतम मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या 12 होगी। 12% नहीं, कितनी होगी? 12 होगी। तो हमारे राजस्थान की बात करें तो 200 के अनुसार 30 हो सकते हैं मुख्यमंत्री सहित। बहुत अधिक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? चाहे राजस्थान पूछो, चाहे भारत के किसी भी राज्य के संदर्भ में पूछो, कितनी हो सकती है? 12 ही हो सकती है। अगला, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होंगे। आर्टिकल 316 नहीं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में इस बात का उल्लेख है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग होगा, इनकी हम बात कर लेते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। तो बिल्कुल ये बात सही है। आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से ही पद से हटाए जा सकते हैं। क्योंकि राजस्थान लोक सेवा आयोग में राज्य सरकार उसको हटा नहीं सकती। किसी भी राज्य के राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उस राज्य की सरकार या राज्यपाल हटा नहीं सकते हैं, ताकि वो किसी दबाव में कार्य नहीं करे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि यदि राज्य लोक सेवा आयोग के किसी अध्यक्ष या सदस्य पर कदाचार का आरोप है तो उसकी जांच अनुच्छेद 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट से करवाई जाएगी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई जांच के आधार पर उन्हें कौन हटा सकते हैं? राष्ट्रपति। कौन हटा सकते हैं? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 317 में इस बात का भी उल्लेख है कि यदि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अक्षमता या उन्होंने लाभ का पद प्राप्त कर दिया है, लाभ का पद, या फिर दिवालिया अक्षमता, कार्य करने की क्षमता नहीं होने पर, और लाभ का पद यदि प्राप्त कर लिया है तो राष्ट्रपति उन्हें सीधे ही पद से हटा सकते हैं। किसी प्रकार की जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है। अब जरा इस प्रश्न को हल कीजिए। आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से ही अपने पद से हटाए जा सकते हैं, यानी कि आरपीएससी की सदस्यों को या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राज्य सरकार नहीं हटा सकती है। तो दोनों कथन बिल्कुल क्या है? सही है। नेक्स्ट, तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है? तो बड़ा सामान्य सा प्रश्न था। राजस्व मंडल के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। किस संशोधन अधिनियम के द्वारा ग्राम सेवक का पद नाम ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया था? तो वर्ष 2021 में राजस्थान पंचायती राज संशोधन जो अधिनियम है उसके तहत इनके पद नाम को वीडियो कर दिया गया था। अप्रैल 2023 में राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान सूचना आयोग की एक पीठ जोधपुर में स्थापित की गई, क्योंकि बहुत अधिक मामले आने लग गए तो फिर जयपुर में तो है ही और एक जोधपुर में स्थापित कर दी गई। वर्ष 2014 में नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति ने निम्न में से किससे संबंधित है? तो लोकायुक्त से संबंधित है, जिसके कार्यकाल के संदर्भ में काफी कुछ परिवर्तन किए गए, 5 वर्ष से 8 वर्ष। तो इस प्रकार से ये जो वर्ष 2014 में जो नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई थी, उन्हें लोकायुक्त के संदर्भ में सुझाव देने के लिए उसको गठित किया गया था। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव अधिकार, आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का है। उसके तहत केंद्र व राज्य में एक आयोग का प्रावधान किया गया। हमारे राजस्थान में इस संदर्भ में जो है वर्ष 1999 में जो है इसका गठन किया गया था 18 जनवरी 1999 को, 18 जनवरी 1999 को। हालांकि कार्य करना इसने प्रारंभ किया मार्च 2000 में, मार्च 2000 में। जबकि 1999 का जो प्रावधान था उसमें यह था कि राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होंगे? 4। लेकिन वर्ष 2006 में मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम जो 2006 किया गया, उसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होंगे? 2 सदस्य होंगे। तो मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधान अनुसार आयोग में 1 सदस्य और 4 सदस्य
प्रावधान आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे, नहीं, एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों का प्रावधान किया गया, तो यह कथन हो गया आपके गलत। वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष है, यह बात बिल्कुल सही है। तो इसमें कथन केवल 2 सही है। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग, एक और बात, जब भी कभी पाठ्यक्रम में आयोग होते हैं वहां से आयोग से प्रश्न आने होते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। 73 अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट 1992 के तहत पंचायत राज संस्थाओं को और नगरीय संस्थाओं को क्रमशः संवैधानिक दर्जा दिया गया। हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 से लगाकर अनुच्छेद 329 जो कि संविधान के भाग 15 में है, इसमें जो निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है, ये जो निर्वाचन आयोग है, इस निर्वाचन आयोग का प्रावधान मूल संविधान में ही है। तो उस समय इसका मूल कार्य है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, संसद और राज्य विधानमंडल का चुनाव करवाना। इनकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद, इन 6 के चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग जिसको हम कहते हैं, जो वर्तमान में बहुसदस्य है, 1 + 2 = 3, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य सदस्य इसके अंतर्गत है। लेकिन जब 73 और 74 अमेंडमेंट के तहत जब पंचायत राज संस्थाओं, नगरीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो इन संस्थाओं के चुनाव करवाने के लिए एक अलग से आयोग का गठन किया गया, जिसे हम कहते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक राज्य में होता है, राज्य निर्वाचन आयोग। इस राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है अनुच्छेद 243 के तहत तो पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव करवाना, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, जबकि अनुच्छेद 243 ZA के तहत 74 अमेंडमेंट के तहत यह प्रावधान है, 73 के तहत यह है, नगरीय संस्थाओं के, नगर पालिका, नगर निगम और निगम परिषद है, उनके सदस्यों के चुनाव करवाना और उनके पदाधिकारियों के चुनाव करवाना की जिम्मेदारी है। अब आइए इसको देखते हैं प्रश्न को। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ये वगैरह याद नहीं रहता, अंग्रेजी वर्जन देखेगा तो यहां पर क है, क यानी करवाना, निर्वाचन के अधीन जुलाई 1994 में प्रश्न कई बार पहले भी पूछा जा चुका है, इसका गठन किया गया, बिल्कुल बात सही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रावधान के तहत ये 1 सदस्यीय आयोग है, ये 1 सदस्य है, इसमें बहुसदस्य नहीं है, तो दोनों कथन इसके संदर्भ में क्या है? सही है। अंतिम प्रश्न की बात हम कर लेते हैं। मेनका गांधी 1978, देखिए आपातकाल के बाद में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, तब 1978 में मेनका गांधी विदेश जाना चाहती थी, तब उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। तब मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट में जाती है और सुप्रीम कोर्ट में मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 के तहत उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि विदेश भ्रमण करना भी जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल है। तो यह बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय था और इस निर्णय के संदर्भ में जो प्रश्न पूछा गया, तो न्यायिक निर्वचन के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण यानी कि गलत कथन कौन सा है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान उचित प्रक्रिया के मोटे तौर पर समानार्थक है। अनुच्छेद 21 में तो केवल प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है, लेकिन कानून की उचित प्रक्रिया के तहत यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 21 सबसे व्यापक अनुच्छेद हो चुका है। उसमें सैकड़ों अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णय में उसके अंदर समाहित माना, जिसमें विदेश जाने का अधिकार है, स्वच्छ वायु प्राप्त करने का अधिकार है, स्वच्छ जल प्राप्त करने का अधिकार है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जो सुरक्षा का अधिकार है, पर्यावरण का जो अधिकार है, नींद का अधिकार भी इसमें शामिल कर दिया गया, शीघ्रता से सुनवाई करवाने का जो अधिकार है, गोपनीयता का अधिकार, ऐसे सैकड़ों अधिकार इसमें शामिल माने गए। इसी मामले में एक तो इस बात का हवाला दिया गया था कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान उचित प्रक्रिया के मोटे तौर पर समानार्थक है, तो उचित प्रक्रिया होना जरूरी है। दूसरा, यह भार याचिकाकर्ता पर है, जो याचिकाकर्ता उसके ऊपर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया वह स्वेच्छाचारी है। तो इस संदर्भ में याचिकाकर्ता को किसी प्रकार का निर्णय नहीं करना होता है, यह यानी कि कोर्ट निर्णय करता है। जीवन का अधिकार में गरिमा के जीने का अधिकार, बिल्कुल इस निर्णय में यह भी बात स्पष्ट की गई थी कि जीवन के अधिकार के साथ गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी इसमें शामिल है, कथन सही है। साथ ही इसमें इस बात का भी जिक्र था कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 परस्पर अनन्य नहीं है।
तो कुल मिलाकर इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों के 2। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान और राजव्यवस्था से आए हुए प्रश्नों को हमने पूरी गुणवत्ता पूर्वक इनको हल करवाने की कोशिश की। पूरी आशा है कि आयोग के द्वारा जो की जारी की जाएगी उसमें लगभग उत्तर इसी प्रकार के माने जाएंगे। देखिए, अंतिम निर्णय तो आयोग का ही होगा, इसलिए मैंने लगभग शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन श्रेष्ठतम जो उत्तर हो सकता है वो आपके साथ में साझा किए हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।